हेलो स्टूडेंट। कॉमर्स वाणिज्य के डेप्रिसिएशन के पार्ट 2 में हम कुछ स्थायी प्रभाग पद्धति के कठिन प्रश्न, इसके अलावा रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड या ह्रासमान या घटती शेष पद्धति के थ्योरिकल और प्रैक्टिकल पोर्शन को समझेंगे। साथ ही कुछ ऐसे प्रश्नों को भी हल करेंगे जिसमें स्थायी प्रभाग पद्धति से क्रमागत ह्रास पद्धति में परिवर्तन संबंधी प्रश्न शामिल होंगे। तो मैं कोमल ध्रुवंशी इस वीडियो को लेकर फिर से आपके सामने हाजिर हूँ। अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि कॉमर्स रिलेटेड अकाउंटिंग और थ्योरिकल पोर्शन के बहुत सारे वीडियो लेकर मैं आपके सामने हाजिर हो सकूं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पार्ट 1 में हमने स्थायी प्रभाग पद्धति को समझा था। पार्ट 2 में हम सबसे पहले स्थायी प्रभाग पद्धति के कुछ कठिन उदाहरण को लेकर आएंगे। आपके सामने एक प्रश्न है, एक कंपनी ने जिसका लेखा वर्ष कैलेंडर वर्ष के समान है। जैसे कि आपके प्रश्न में कैलेंडर वर्ष का उल्लेख होता है, आपको समझ जाना होगा कि आपका अकाउंट जो है वो जनवरी 1 को स्टार्ट होगा, जबकि क्लोज आपको दिसंबर 31 को करना है। पहली चीज ये स्पष्ट है। इसके पहले भी मैंने आपको कहा था कि आपको कुछ बेसिक चीजों का ध्यान रखना है, जैसे कि खाते कब प्रारंभ होंगे, कब समाप्त होंगे, आपके ह्रास काटने की पद्धति क्या है, प्रतिशत की दर क्या है और मशीनों को कहाँ कहाँ क्रय किया गया और कहाँ कहाँ विक्रय किया गया। सवाल को पढ़ते ही इसकी रूपरेखा आपको अपने मन में बना लेनी है ताकि सवाल को हल करते समय कोई कठिनाई ना हो। देखें, संयंत्रों का क्रय 1 अप्रैल 2022 को 30,000 में, 1 अक्टूबर 2022 को 20,000 में। ये 22 के दो प्रविष्टियां आपके एक वर्ष में होने हैं। 1 जुलाई 2023 को 10,000 में, इसकी एंट्री 2023 में होनी है। 1 अप्रैल 2022 को क्रय किए गए संयंत्र में से 1/3 1 जनवरी 2024 को, मतलब अगली एंट्री कब होगी? 1 जनवरी 2024 को इसे 3,000 में बेच दी गई। तो इसका अर्थ निकला कि आपके सवाल में 3 क्रय और 1 विक्रय का उल्लेख हुआ है। अवेक्षण की व्यवस्था स्थिर प्रभाग पद्धति के अनुसार है और ह्रास काटने का दर आपके पास दिया है 10% और आपसे पूछा है दिसंबर 31, 2024 को संयंत्र लेखा पर क्या आधिक्य होगा। तो टाइमलाइन में क्या क्या क्लियर हुआ? पहले क्लियर हुआ कि खाता जनवरी को स्टार्ट होगा, दिसंबर में बंद होगा। पद्धति कौन सी है? पद्धति है आपकी स्थिर। तीसरा, दर कितना है? 10%। और चौथा, कितने वर्ष का बनाना है? तो आपको बनाना है 22 से लेकर 24 तक, मतलब 2022 से 2024 तक के वर्ष के आपको कैलकुलेशन करने हैं। आइए देखते हैं। स्टार्ट हम करेंगे प्रश्न के हिसाब से। 2022 में 2 क्रय हमने किया है और 23 में हमने विक्रय किया है, और 23 में जिस तारीख को हमने विक्रय किया है उसी तारीख को हमने क्रय भी किया है। तो देखते हैं हल कैसे होगा। सबसे पहले हम 2022 पहली मशीन हमने खरीदी अप्रैल 1 को, तो यहाँ पर खोल लेंगे हम रोकड़ खाता से मशीन नंबर 1। ये कितने का हो जाएगा? 30,000 का। अगली मशीन भी हमने 2022 में ही खरीदी है, लेकिन ये हमने खरीदी है अक्टूबर 1 को, तो यहाँ पर खुल जाएगा रोकड़ खाता से मशीन क्रमांक 2। ये कितने की हो जाएगी? 20,000 की। चूंकि 2022 में हमने और कोई व्यवहार नहीं किया है, इसलिए जो मशीन हमने इस वर्ष क्रय की है हम उसका समय के हिसाब से ह्रास निकालेंगे। तो ये ह्रास निकलेगा कब? वर्ष के अंत में, अर्थात दिसंबर 31 को। ह्रास निकालने का सबसे अच्छा तरीका है, जिस तारीख को खरीदी गई है उस तारीख से लेकर खाते समाप्त होने की तारीख के बीच के महीने को क्या करेंगे? हम काउंट करेंगे। जैसे कि यहाँ पे आपने पहली मशीन जो है वो कब ली है? ये आपने ली है 1 अप्रैल को, जबकि खाता बंद कब हो रहा है आपका? 31 दिसंबर। तो अप्रैल से दिसंबर के बीच हम क्या करेंगे? काउंट करेंगे। तो महीने कितने निकलेंगे?
9 माह, तो 9 माह के हिसाब से आपको ह्रास काटना है। तो ये हो जाएगा संपत्ति 30,000 गुणित 10/100 गुणित 9 माह बटा 12 माह। तो यहाँ पर ह्रास की राशि कितनी हो गई? 2,250 रुपए। मशीन नंबर 2 की राशि क्या करेंगे? हम निकालेंगे। तो यहाँ पर भी ध्यान रखेंगे, आपने दूसरी मशीन कब क्रय की है? अक्टूबर 1 को। तो 1 अक्टूबर से लेकर 31 दिसंबर के बीच अगर हम समय काउंट करें तो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर के हिसाब से 3 माह संपत्ति प्रयोग में लाई गई है। तो 20,000 का 10% की दर से 3 माह का ह्रास हो जाएगा 500 रुपए। तो 2,250 और 500 रुपए के रूप में कुल ह्रास हो जाएगा आपका 2,750 रुपए। वर्ष के अंत में क्या करेंगे? हम शेष निकालेंगे। मशीन नंबर 1 30,000 की थी, उस पर ह्रास काटा गया 2,250 रुपए। तो 30,000 में से 2,250 रुपए घटाने के बाद मशीन नंबर 1 का शेष निकल जाएगा 27,750 रुपए। उसी प्रकार दूसरी मशीन थी 20,000 की, जिस पर ह्रास कितना निकला है? 500। तो शेष कितना बच जाएगा? 19,500 रुपए। इस प्रकार शेष का कुल योग होगा 47,250 रुपए। वर्ष के अंत में हम दोनों पक्षों का योग कर लेंगे, जिसकी कुल राशि हो जाएगी 50,000। स्टूडेंट ध्यान रखेंगे, डेबिट पक्ष के टोटल क्रेडिट पक्ष के टोटल के बराबर होने चाहिए, जिससे स्पष्ट होता है कि हमने कैलकुलेशन सही किया है। आगे हम बढ़ते हैं 2023। सबसे पहला काम हमारा हो जाएगा शेष नीचे लाया गया मशीन नंबर 1, मशीन नंबर 2। 2023 में हमने एक मशीन और खरीदी है जुलाई 1 में, ये हो जाएगी रोकड़ खाता से मशीन नंबर 3, जो कितने की क्रय की गई है? 10,000 की। 2023 में हमने और कोई भी व्यवहार नहीं किए हैं, इसलिए हमारा काम बच जाता है ह्रास निकालने का। ध्यान रखेंगे, मशीन नंबर 1 और मशीन नंबर 2 पुरानी हो चुकी है, इसलिए चालू वर्ष में 12 महीने ये प्रयोग में लाई गई है। जबकि मशीन नंबर 3 जो है वो वर्ष के मध्य में क्रय की गई है। इस पर समय के हिसाब से हम ह्रास काटेंगे। तो दिसंबर 31 को हम खोलेंगे ह्रास खाता को। मशीन नंबर 1 27,750 रुपए की है वर्तमान में, लेकिन हमारे ह्रास काटने की पद्धति कौन सी है? स्थिर प्रभाग पद्धति, इसलिए इसकी मूल लागत पर ही ह्रास हम काटेंगे। इसकी मूल लागत कितने की थी? 30,000 की थी। 30,000 का 10% कितना ह्रास कटेगा? 3,000 रुपए। इसी प्रकार मशीन नंबर 2 जो वर्तमान में 19,500 रुपए की दिखाई दे रही है, लेकिन ये थी कितने की? ये थी 20,000 की। तो मशीन नंबर 2 पर भी हम पूरे 12 महीने का ह्रास काटेंगे। तो 20,000 का 10% कितना हो जाएगा? आपका 2,000 रुपए। तीसरी मशीन के संबंध में ध्यान रखेंगे कि आपने मशीन कब क्रय की है? जुलाई 1 को, जबकि आपका खाता क्लोज कब होता है? दिसंबर 31 को। तो जुलाई 1 से दिसंबर 31 के बीच में आपने ये मशीन कितने महीने उपयोग की है? 6 महीने। तो तीसरी मशीन पर 10,000 पर 10% की दर से 6 माह का ह्रास काटा जाएगा, जिसकी राशि कितने की हो जाएगी? 500। तो कुल ह्रास की राशि कितनी हो गई? पहले मशीन पर 3,000, दूसरी मशीन पर 2,000, तीसरी मशीन पर 500। तो टोटल हो जाएगा आपका 5,500 रुपए। वर्ष के अंत में क्या करेंगे? हम शेष निकालेंगे। दिसंबर 31 को मशीन नंबर 1 का शेष कैसे निकालेंगे? हम 27,750 रुपए का ये शेष था, इसमें से हमने माइनस क्या किया? 3,000। तो शेष कितना बच गया? 24,750। इसी प्रकार दूसरी मशीन कितने की थी? 19,500 की थी, इस पर हमने माइनस किया ह्रास 2,000, तो कितना बच गए? 17,500। तीसरी मशीन थी 10,000 की, जिस पर हमने ह्रास काटा 500 का, ये शेष बच गया 9,500। तो हम क्या करेंगे? तीनों जो शेष है इसका हम योग कर लेंगे, जो कितना हो जाएगा? 51,750।
50 रुपए। दोनों पक्षों का हम टोटल कर देंगे, जो कि कितना हो जाएगा 57,250 रुपए। ये रहा 2023 की एंट्री। 2024 में सबसे पहला हमारा काम फिर से शेष नीचे लाया गया, मशीन नंबर 1, मशीन नंबर 2, मशीन नंबर 3। याद रखें 2024 के हमने पहली तारीख को, मतलब ठीक पहली तारीख को हमने क्या किया है, जो मशीन यहाँ पर थी 24,750 की, इसको हमने बेच दिया। कितने में बेच दिया? 3,000। अब यहाँ पर थोड़ा ध्यान देंगे आप, जैसे ये कोई मशीन है, इस मशीन को हमने क्या किया है, इसका पूरा हिस्सा ना बेचकर हमने क्या किया है, ये मान लो 1/3 है, ये हमने बेचा। तो इसका अर्थ क्या निकला, 1/3 बिक गया, तो बच कितना गया, 2/3। तो ये हिस्सा हम क्या करेंगे, ये कैलकुलेट करके हम खत्म करेंगे, जबकि यही हिस्सा क्या होगा, आगे जाएगा। तो स्टूडेंट मैं यहाँ पर कुछ कैलकुलेशन बता रहा हूँ, उसको आप ध्यान से सुनेंगे। 24,750 रुपए की मशीन, इस मशीन का शेष है 24,750, ये पूरी मशीन है। जबकि प्रश्न में कहा है कि इसका 1/3 हिस्सा बिक रहा है। तो इसका अर्थ क्या निकला कि जो हिस्सा बिक रहा है वो हिस्सा हम अलग रखें, और जो हिस्सा नहीं बिक रहा है वो हिस्सा हम अलग रखें, ताकि भविष्य में कैलकुलेट करते समय में कोई दिक्कत ना हो। तो 24,750 में जो हम सेलिंग कर रहे हैं 1/3, ये हम निकाल लेंगे 24,750 का 1/3। तो ये कितना निकल जाएगा आपका, ये लगभग निकलेगा 8,250 रुपए। और जो हिस्सा नहीं बिका अर्थात 2/3, तो जब हम 24,750 का 2/3 करेंगे तो ये निकलेगा 16,500। आपको इसको दोनों का टोटल करके देख लेना है कि इसका टोटल 24,750 के बराबर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। आगे देखेंगे कि 8,250 का उपयोग कहाँ होगा और 16,500 का उपयोग कहाँ होगा। इसी प्रकार चूंकि प्रश्न में ह्रास काटने की पद्धति स्थिर लागत पद्धति है, इसलिए आपको ध्यान क्या देना है कि ह्रास चूंकि किस पर कटना है, मूल लागत पर। तो मूल लागत ये पूरी एक मशीन की थी, क्योंकि अब मशीन क्या है, खंडित हो गई है। तो इस 30,000 की मूल लागत को भी क्या करना है, वो 2 भाग में बांट लेना है। पहला 1/3 भाग, तो 30,000 का 1/3 भाग कितना हो जाएगा, 10,000। और इसी 30,000 का 2/3 भाग जो नहीं बिक रहा है, ये कितना हो जाएगा, 20,000। इसको अलग करना क्यों जरूरी है, क्योंकि जो मशीन बिक रही है इस पर ह्रास हम पूरे 30,000 पे नहीं काटेंगे, बल्कि किस पर काटेंगे, 10,000 पे। और जो मशीन नहीं बिकी है इस पर ह्रास किस पर काटेंगे हम, 20,000 पे। तो यहाँ पर आपको शेष भी अलग कर लेना है, और दूसरा आपको लागत भी आपको अलग कर लेना है, ताकि कैलकुलेशन में दिक्कत ना हो। अब ध्यान रखेंगे जो मशीन बिकने वाली 8,250, इसका यूज हम आगे करेंगे। मशीन चूंकि 1 जनवरी को बेची गई है, तो इसका अर्थ निकला कि चालू वर्ष में एक भी दिन उपयोग में नहीं लाई गई है, इसलिए इस पर कोई भी ह्रास उत्पन्न नहीं होगा। संपत्ति की बिक्री पर लाभ या हानि की गणना करेंगे, तो उसके लिए क्या करेंगे, संपत्ति का विक्रय मूल्य लेंगे, जो कितने का दिया है, 3,000 का दिया है। बेचने के पहले संपत्ति कितने की थी, ये निकालने के लिए क्या करेंगे हम, विक्रय वर्ष के प्रारंभ में संपत्ति का अपलिखित मूल्य लेंगे। तो अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था कि 8,250 कैसे आएगा। ये कैसे आएगा, 24,750 का हम 1/3 निकाल लेंगे। चूंकि हमने 1 जनवरी को संपत्ति बेची है, इसलिए ह्रास की राशि क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो बेचने के पहले कितने की होगी, 8,250 की ही होगी। तो 8,250 की संपत्ति हमने कितने में बेच दी, 3,000 में बेच दी। तो स्वाभाविक है हम नुकसान में हैं। तो 3,000 में अगर हम 8,250 माइनस करेंगे तो परिणाम क्या निकलेगा, ऋणात्मक। तो यहाँ पर संपत्ति के विक्रय पर आपको हानि होगी 5,250 रुपए। देखें खाते में इसका लेखा कैसे होगा।
दिसंबर 31 को यहाँ पर खुल जाएगा लाभ हानि खाता को 5250। तो संपत्ति कितनी की थी? 8250 की थी। ये हमने कैलकुलेट कर लिया, 3000 का बेचा, नुकसान कितना हुआ? 5250 का। इस 24,750 में ध्यान देना, 24,750 में से 8,250 की संपत्ति खत्म हो चुकी है। आपके पास कितने की संपत्ति बची? 16,500 की, जिस पर आगे हम क्या करेंगे? कैलकुलेशन करेंगे। वर्ष के अंत में मशीन नंबर 1 के बचे हिस्से पर, मशीन नंबर 2 के पूरे हिस्से पर और मशीन नंबर 3 के पूरे हिस्से पर क्या करेंगे? हम ह्रास निकालेंगे। मशीन नंबर 1 फिर से बता दूं, मूल लागत पर निकलना है ह्रास। 30,000 की लागत थी, तो उसमें से कितना मशीन बच गया? 2/3। तो 2/3 कितना हो जाएगा आपका? 20,000। तो 20,000 की लागत पर ही हमको क्या करना है? ह्रास की गणना करनी है। तो यहाँ मैंने क्या कर दिया? 30,000 गुणित 2/3 जो मैंने यहाँ किया, कितने का निकल गया? 20,000। 20,000 का 10% निकालेंगे तो कितना निकल आएगा? 2,000। मशीन नंबर 2 जो कितने की थी? 20,000 की थी, इस पर ह्रास कितना कट जाएगा? 20,000 का 10%, 2,000 रुपए। मशीन नंबर 3 जो 10,000 की थी, इस पर ह्रास कटेगा साल भर का 1,000। तो कुल ह्रास कितना काटा गया? 2,000, 2,000, 1,000। तो तीनों का योग कितना हो जाएगा? 5,000। वर्ष के अंत में क्या करेंगे? हम शेष निकालेंगे। शेष नीचे ले गए, मशीन नंबर 1, मशीन नंबर 2, मशीन नंबर 3। तो ध्यान रखेंगे, मशीन नंबर 1 का ये हिस्सा कौन सा है? 2/3 वाला, जो कितने का था? 16,500 का। 16,500 में से हमने कितना ह्रास काटा? 2,000। इसका मतलब शेष कितना बचेगा? 14,500 का। मशीन नंबर 2 था 17,500 का, जिसमें से हमने ह्रास कितना काटा? 2,000। शेष कितना बचेगा? 15,500। मशीन नंबर 3 ये कितने का था? 9,500 का, इस पर हमने ह्रास काटा 1,000। शेष कितना बचेगा? 8,500। इन तीनों का क्या करेंगे? हम टोटल कर लेंगे, जो कितने का हो जाएगा? 38,500 रुपये का, और दोनों पक्षों का योग ये हो जाएगा आपका 51,750 रुपये। ये स्टूडेंट, इस प्रश्न में आपने क्या देखा कि जब संपत्ति का पूरा हिस्सा ना बेचकर जब उसका आंशिक हिस्सा बेचा जाता है, तो आपको बेचे जाने वाले हिस्से और ना बेचे जाने वाले हिस्सों में अंतर करना आना चाहिए। आगे बढ़ते हैं, घटती शेष पद्धति के बारे में जानने का प्रयास करते हैं। रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड, इसका अर्थ है मूल्य ह्रास अपलिखित करने की वह पद्धति जिसमें किसी संपत्ति के जीवन काल में प्रत्येक वर्ष उसके पुस्तकीय मूल्य पर ह्रास की गणना की जाती है। अब यहाँ पर समझना जरूरी है ये कहना क्या चाह रहा है। जैसे कोई संपत्ति आपने क्रय की 10,000 की, ये प्रथम वर्ष की वैल्यू है। इस पर मान लो ह्रास की दर 10% है, तो 10,000 का 10% 1,000 घटेगा, तो इस वर्ष के अंत में वो मशीन कितने की होगी? 9,000 की होगी। और यही मशीन दूसरे वर्ष में प्रारंभिक शेष के रूप में दिखाई देगी 9,000 रुपए। तो इस पद्धति में क्या कहना चाह रहा है वो कि पहले वर्ष हम 10,000 पे ह्रास काटेंगे, तो दूसरे वर्ष हम किस पर ह्रास काटेंगे? 9,000 पर। और ये 9,000 क्या है आपके लिए? पुस्तकीय मूल्य या बुक वैल्यू। इस पद्धति के अनुसार प्रतिवर्ष ह्रास की गणना संपत्ति के घटे हुए मूल्य पर की जाती है। जैसे यहाँ पर 10,000 का था, उस पर हमने 1,000 ह्रास काटा, 9,000 बचा, तो आने वाले वर्ष में ह्रास की गणना किस पर की जाएगी? इस 9,000 पर की जाएगी। मतलब 9,000 का कितना परसेंट निकालेंगे हम? 10%, जो कितने का निकलेगा? 900 का। ठीक है, मतलब घटे हुए मूल्य पर हमको क्या करना है? ह्रास की गणना करनी है। अगर हम इस पद्धति के और नामों के बारे में जिक्र करें तो इसे मूल रूप से ह्रासमान शेष पद्धति, आह्रासी शेष पद्धति, घटती हुई किस्त पद्धति,
घटती शेष पद्धति, अस्थिर प्रभाग पद्धति, ह्रासित मूल्य पद्धति या ह्रासी आधिक्य पद्धति के नाम से भी जाना जाता है। मूल रूप से आपके सवालों में ह्रासमान शेष पद्धति, घटती किस्त पद्धति और एक पद्धति और है जिसको हम बोलते हैं क्रमागत ह्रास पद्धति। यह आपके सवालों में स्पष्ट रूप से उल्लेखित होता है। घटती शेष पद्धति की विशेषताएं क्या होती हैं? पहली विशेषता, इस पद्धति के अनुसार ह्रास की गणना प्रति वर्ष संपत्ति के प्रारंभिक शेष पर की जाती है। अभी मैंने थोड़ी देर पहले समझाया था, पहले वर्ष का प्रारंभिक शेष 10,000, ह्रास किस पर निकलेगा? 10,000 पर। शेष बचा 9,000, दूसरे वर्ष के प्रारंभ का शेष 9,000, दूसरे वर्ष के ह्रास की राशि किस पर निकलेगी? 9,000 पर। कितना परसेंट? 10%, मतलब 900। माइनस करेंगे कितना होगा? 8,100। तीसरे वर्ष के प्रारंभ का शेष 8,100। तो ये क्रम आगे हम इसी रूप में हल करते जाएंगे। मतलब ह्रास घटाने के बाद जो बचेगा राशि आने वाले वर्ष में, उसी पर ही हमको क्या करनी है? ह्रास घटा देनी है। इस पद्धति की मूल विशेषता है कि इसमें ह्रास की राशि घटती जाती है। यहाँ पर देखिए, पहले वर्ष ह्रास कितनी थी? 1,000, फिर कितनी हुई? 900। अगर फिर निकालते तो 8,100 का 10% कितना होता? 810 होता। तो इसका अर्थ क्या है? ह्रास की राशि क्या है? घटती जा रही है। इस पद्धति के अनुसार संपत्ति के मूल्य को शून्य तक अपलेखित नहीं किया जा सकता। क्यों नहीं किया जा सकता? यहाँ पर स्पष्ट है, 10,000 में आप कितना माइनस कर रहे हैं? 10%। तो किसी भी स्थिति में 90% बचेगा ही। चौथी, इस पद्धति में ह्रास की दर ऊंची रखी जाती है। और पांचवा और महत्वपूर्ण, यह पद्धति आयकर विधान या इनकम टैक्स लॉ के द्वारा मान्य है। जब आप कॉलेज लेवल के इनकम टैक्स को पढ़ेंगे तो इसमें क्रमागत ह्रास पद्धति का ही उल्लेख मिलता है। आगे बढ़ते हैं, मूल्य ह्रास की गणना कैसे की जाती है? मूल्य ह्रास की गणना के लिए महत्वपूर्ण है, पहला, संपत्ति के क्रय वर्ष में जब संपत्ति हम क्रय करते हैं तो ह्रास की गणना किस मूल्य पर की जाती है? मूल लागत पर की जाती है। जैसे अभी मैंने जो उदाहरण बताया वही था। मैंने बताया कि जैसे मूल आपकी क्रय मूल्य 10,000 की है, उस पर आपने ह्रास काटा पहले वर्ष, तो बचा कितना? 9,000। तो पहले वर्ष किसी भी स्थिति में मूल लागत पर ही कटेगा। लेकिन जब हम क्रय के बाद वाले वर्षों का जिक्र करेंगे तो संपत्ति के घटे हुए मूल्य पर, यहाँ पर संपत्ति का घटा मूल्य क्या है? 9,000, इस पर ह्रास की गणना की जाएगी। स्पष्ट है? आगे बहुत ही महत्वपूर्ण, घटती शेष पद्धति के अंतर्गत जब रेट ऑफ डिप्रिसिएशन परसेंटेज के साथ वार्षिक या प्रतिवर्ष शब्द होने या न होने का बहुत ही अलग प्रभाव पड़ता है। कहने का मतलब, अगर आपके प्रश्न में दर के साथ वार्षिक या प्रतिवर्ष या एनुअल या पर एनम शब्द दिया हो, तो उस स्थिति में संपत्ति के उपयोग के समय के अनुसार ह्रास काटा जाएगा। मतलब अगर वो संपत्ति 2 महीने चली है तो 2 महीने का ह्रास कटेगा, 6 महीने चली तो 6 महीने का ह्रास कटेगा। ये कब होगा? जब आपके परसेंटेज के साथ क्या दिया हो? वार्षिक शब्द दिया हो। लेकिन अगर आपके प्रश्न में केवल 20% ही दिया है, इसके साथ वार्षिक, प्रतिवर्ष, एनुअल या पर एनम ऐसा शब्द नहीं दिया, तो आपको ध्यान रखना है, जब आप संपत्ति क्रय करते हैं, संपत्ति कभी भी क्रय की जाए, चाहे वो 1 जनवरी को क्रय की जाए, 30 जून को, 31 दिसंबर को, आपको संपूर्ण वर्ष का ह्रास काटना है। संपूर्ण वर्ष का मतलब आपको 12 महीने का ह्रास काटना होगा। इसी प्रकार जब आप संपत्ति को बेचते हैं
तो संपत्ति कभी भी विक्रय की जाए, कोई भी ह्रास नहीं काटा जाएगा, चाहे आप उसे 1 जनवरी को विक्रय करें या 31 दिसंबर को विक्रय करें, आपको कोई भी ह्रास की राशि नहीं काटनी है। तो इसको फार्मूला में याद कर लें, क्रय करते समय 12 महीने, विक्रय करते समय नील। एक प्रश्न आपके सामने है, रॉयल शुगर मिल्स ने 31 मार्च 2023 को एक मशीनरी 45,000 में खरीदी। यहाँ पर ध्यान रखेंगे, आपने ये मशीन कब क्रय की है? 31 मार्च 2021 को। तो आपका मान के चलिए कि पहला जो है वर्ष 2021 से स्टार्ट होगा, दूसरी 1 जुलाई 2022 को खरीदी, तो दूसरी एंट्री आपकी कब हो गई? 2022 को। 31 मार्च 2023 को 2021 में खरीदी गई प्रथम मशीन को 30,000 रुपये में बेच दी गई। तो आपका तीसरा व्यवहार कब हो रहा है? 2023 में, जिसमें आपने पहली मशीन को बेची है और इसी तारीख को आपने क्या किया? तीसरी मशीन खरीदी है। जब भी आप ह्रास के प्रश्न को हल करते हैं तो उसके रूपरेखा को आपको अपने मन में बिठाना पड़ता है कि मुझे कब कब क्या क्या कैलकुलेशन करने हैं। तो 21 में क्रय करेंगे, 22 में क्रय करेंगे, 23 में आप विक्रय भी करेंगे और क्रय भी करेंगे। आगे कहता है घटती शेष पद्धति। तो पद्धति भी स्पष्ट है, घटती शेष पद्धति है। और घटती शेष पद्धति जब भी आपका प्रश्न आए तो आप ये ध्यान जरूर दें कि दर के साथ वार्षिक शब्द है या नहीं। तो इस प्रश्न में ध्यान से देखिए, आपके पास यहाँ पर प्रतिवर्ष शब्द दिया है। इसका अर्थ निकला कि संपत्ति जितने माह चली है उसके हिसाब से आपको ह्रास काट देनी है। खाते प्रतिवर्ष 31 दिसंबर को बंद किए जाते हैं। इसका मतलब है खाता आपका जनवरी से स्टार्ट होकर दिसंबर तक बंद होगा। 3 वर्ष का मशीनरी खाता बनाना है, तो आपको 2021, 2022 और 2023 का खाता बना लेना है। देखिए ये सवाल कैसे हल होगा। सबसे पहले हम एंट्री करेंगे 2021 की। 2021 में सबसे पहले हमने मार्च 31 को मशीन नंबर 1 खरीदी, रोकड़ खाता से 45,000 की। 2021 में हमने एक ही व्यवहार किया है। तो यहां ध्यान रखना है कि पहली मशीन पर जब हम 31 दिसंबर को ह्रास काटेंगे तो हमको ये ध्यान देना जरूरी हो जाएगा कि मशीन कितने माह चली है। तो यहाँ पर ध्यान दें, ये मशीन आपने क्रय की है 31 मार्च को। स्वाभाविक है ये प्रयोग में कब से लाई गई होगी? ये लाई गई होगी अप्रैल 1 से। कब तक? दिसंबर 31 तक। तो 1 अप्रैल से दिसंबर 31 तक अगर हम काउंट करेंगे तो इस बीच में माह की संख्या होती है 9 माह। तो इस पर ह्रास कटेगा 45,000। प्रश्न में दिया ह्रास की दर 20% और समय है 9/12 माह। तो आपका ह्रास निकल जाएगा 6,750 रुपये। 2021 में और कोई भी व्यवहार नहीं किया गया है, तो हम दिसंबर 31 को क्या करेंगे? मशीन नंबर 1 का ह्रास निकाल लेंगे। ये कैसे निकलेगा? मशीन 45,000 की थी, इस पर ह्रास काटा गया 6,750 का, तो 45,000 में 6,750 माइनस करने के बाद ये बच गया 38,250 रुपए का। आगे बढ़ें और इस खाते के दोनों पक्षों का हम टोटल कर लें, जो कि हो जाएगा 45,000 रुपए। 2022 में सबसे पहला काम होगा, जनवरी 1 को शेष नीचे लाया गया, जिसकी राशि हो जाएगी 38,250 रुपए। 2022 में हमने एक मशीन और क्रय की है जुलाई 1 को। यहाँ पर खुलेगा रोकड़ खाता से मशीन नंबर 2, जिसकी राशि हो जाएगी 40,000 की। 2022 में हमने और कोई व्यवहार नहीं किया है, इसलिए 2022 में हमारा काम बचता है ह्रास निकालने का। तो पहली मशीन चूंकि पुरानी हो चुकी है, इसलिए इस पर ह्रास पूरे 12 महीने का काटा जाएगा। दूसरा ध्यान देने वाली बात क्या है कि पद्धति क्रमागत है, इसलिए अब हमको 38,250 रुपए पर ह्रास काटना है, न कि 45,000 पर। तो इसकी ह्रास की राशि हो जाएगी 38,250 गुणित 20/100। इसकी राशि हो जाएगी 7,650 रुपए की। मशीन नंबर
2। ध्यान रखेंगे मशीन नंबर 2 जो है वो कब खरीदी गई है, ये खरीदी गई है जुलाई 1 को, जबकि आपका खाता फिर से बंद कब हो रहा है, दिसंबर 31 को। तो जुलाई 1 से दिसंबर 31 तक ये कितने माह चली है, ये चली है 6 माह। तो मशीन नंबर 2 पर हम 6 महीने का ह्रास काटेंगे तो ये हो जाएगा 40,000 गुणित 20/100 गुणित 6/12 माह। तो इसकी राशि हो जाएगी 4,000 रुपए की। तो कुल राशि कितने की हो जाएगी, 7,650 और 4,000 अर्थात 11,650 रुपए की। आगे बढ़ते हैं हम। वर्ष के अंत में हम मशीन नंबर 1 और मशीन नंबर 2 का शेष निकालेंगे। मशीन नंबर 1 38,250 रुपए की थी, इस पर 7,650 रुपए का हमने ह्रास काटा तो ये बच जाएगा 30,600 रुपए का। मशीन नंबर 2 40,000 की थी, इस पर ह्रास काटा 4,000 का तो ये बच जाएगा 36,000 का। 30,600 और 36,000 दोनों को हम जोड़ेंगे तो 66,600 रुपए की राशि शेष के रूप में आएगी। अंत में हम मशीनरी खाते के दोनों पक्षों का योग कर देंगे जिसका टोटल हो जाएगा 78,250 रुपए। ये हो गया 2022 का कैलकुलेशन। आगे बढ़ते हैं 2023। 2023 में सबसे पहला काम हो जाएगा मशीन नंबर 1 और मशीन नंबर 2 का शेष लाना। आप ध्यान रखेंगे कि 2023 में मार्च 31 को हमने मशीन नंबर 1 जो 30,600 का था, इसको हमने बेचा कितने में, 30,000 रुपए में। मशीन को बेचने के पहले मार्च 31 को हम ह्रास भी कैलकुलेट करेंगे। अब यहाँ पे ध्यान रखेंगे कि ये मशीन कितने माह चली, तो स्वाभाविक है कि हमारा खाता स्टार्ट होगा जनवरी 1 को और मशीन कब बेची जा रही है, मार्च 31 को। इसका अर्थ निकला कि मार्च 31 तक ये मशीन चली होगी। मतलब कितने माह चली होगी, ये चली होगी 3 माह। तो मशीन नंबर 1 चूंकि पद्धति है क्रमागत, तो 30,600 रुपए पर 20% की दर से हम 3 महीने का ह्रास काटेंगे जिसकी राशि हो जाएगी 1,530 रुपए। चूंकि संपत्ति बेची जा रही है तो इस संपत्ति के विक्रय पर लाभ या हानि की गणना हमको करनी होगी। तो देखते हैं ये गणना कैसी होगी। सबसे पहले हम ले लेंगे संपत्ति का विक्रय मूल्य जो आपके सवाल में दिया है 30,000 रुपए। इसमें से क्या करेंगे, हम संपत्ति के बिक्री के पहले का अपलिखित मूल्य ज्ञात करेंगे। विक्रय वर्ष के प्रारंभ में संपत्ति का अपलिखित मूल्य आपने कितना निकाल रखा है, 30,600 रुपए, और बेचने के पहले आपने ह्रास काटा है 3 महीने का, वो कितने का, 1,530 रुपए का। तो 30,600 में से ह्रास अगर हम काट दें 1,530 रुपए तो बेचने के पहले कितने का हो जाएगा, 29,070 रुपए का। 29,070 रुपए की मशीन को आपने कितने में बेचा, 30,000 में। तो हम क्या करेंगे, 30,000 में 29,070 रुपए माइनस कर देंगे तो यहां पर आपको क्या होगा, प्लस रिजल्ट प्राप्त होगा जो कि शुद्ध लाभ कहलाएगा। तो शुद्ध लाभ कितने का हो गया, 930 रुपए का। इसकी एंट्री हम कहां करेंगे, खाते में। चूंकि प्रॉफिट हुआ है तो ये मशीनरी खाते के डेबिट पक्ष में आएगा। यहां पर मार्च 31 लाभ हानि खाता से, एक्चुअल में मार्च 31 ना होकर ये दिसंबर 31 होना चाहिए। वो इसलिए क्योंकि लाभ हानि खाता एक्चुअल में कब खुलता है, वर्ष के अंत में खुलता है। तो ये लाभ हानि खाता 930 रुपए से खुल जाएगा और ये जो मशीन है 30,600 की, हम ये मान के चलें कि ये समाप्त हो चुकी है। आपने क्या किया, जिस तारीख को आपने मशीन बेची है उसी तारीख को आपने एक मशीन और क्रय की है। यहां पर हो जाएगा मार्च 31 रोकड़ खाता से मशीन नंबर 3 जो कितने की हो जाएगी, 60,000 की। अब आपके प्रश्न में केवल 2 मशीनें बच गई। एक मशीन नंबर 2 जो 12 माह चली
और एक मशीन नंबर 3 जो वर्ष के मध्य में खरीदी है तो अंशतः चली। इसका हम ह्रास निकाल लेंगे। दिसंबर 31 36,000 की मशीन पर 20% का ह्रास निकाल लेंगे क्योंकि 12 महीने चली है, ये 7,200 आ जाएगा। तीसरी मशीन ये हमने कब क्रय की? मार्च 31 या इसको हम मान के चलें अप्रैल 1। तो अप्रैल 1 से ये संपत्ति चली होगी 31 दिसंबर तक। कुल कितने महीने? 9 महीने। तो जब हम मशीन नंबर 3 का कैलकुलेशन करेंगे तो 60,000 पर 20% की दर से हम 9 महीने का ह्रास काटेंगे, जिसकी राशि कितनी हो जाएगी? 9,000। आगे हम 7,200 के ह्रास और 9,000 के ह्रास को जोड़ देंगे, जिसकी कुल राशि कितनी हो जाएगी? 16,200। ह्रास खाते के रूप में लिखा जाएगा। वर्ष के अंत में हम शेष निकालेंगे। दिसंबर 31 शेष नीचे ले गए। मशीन नंबर 2, मशीन नंबर 3। मशीन नंबर 2 कितने का था? 36,000 का, जिसमें से माइनस करेंगे हम 7,200 रुपये, तो शेष बचेगा 28,800 रुपये। तीसरी मशीन है 60,000 का, जिसमें से हम माइनस करेंगे 9,000, तो शेष बचेगा 51,000। 28,800 और 51,000 के शेष को टोटल करने पर ये मिलेगा 79,800। चूंकि कैलकुलेशन पूरे किए जा चुके हैं, इसलिए इस खाते के दोनों पक्षों का हम टोटल कर देंगे, जो कि 1,27,530 रुपये का होगा।